तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, एक प्रश्न जो है बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में है, विशेषकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाले एग्ज़ाम्स हुए उसमें सब्जेक्ट और जीके को मिलाकर 100+ जिनका स्कोर हो रहा है 200 में से, तो 100-125 के बीच जो हैं उनके मन में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकाल लिया है कि अब ये जो मिनिमम योग्यता है इसका क्या तात्पर्य। और इसमें कभी कभी हम लोग अलग अलग जगह अपडेट भी देखते हैं कि अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है और आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और उसका अगर अर्थ समझ भी लिया तो ये प्रश्न मन में आता है कि हमारा एमए फाइनल ईयर कब तक होना चाहिए। और वो सब अगर हो जाता है तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नेट क्लियर नहीं है, जेआरएफ नहीं है, सेट स्लेट नहीं है, लेकिन उनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में अच्छे अंक हैं, उन्होंने अच्छा परिश्रम किया है। तो ये सारी परिस्थितियाँ और इसके साथ मन में एक द्वंद्व चलता है कि इंटरव्यू अगर जल्दी हो गए और तब तक नेट क्लियर नहीं हुआ तो बाहर हो जाएंगे क्या। और उसमें जब हम आरपीएससी का नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि साक्षात्कार के पहले दिन तक होना चाहिए। पहले दिन के भी 3 अलग अलग मतलब है। तो आज ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और ये सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिए कि न्यूनतम योग्यता न होने पर कानूनी कार्रवाई, ये नियम उन लोगों के लिए लागू होता है। अगर आपको याद हो तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे 1.5 साल पहले, तो उस समय क्या था कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हो गए, क्योंकि जो पहले सरकार थी अशोक गहलोत जी वाली, उन्होंने क्या किया था कि जो फॉर्म की फ़ी है वो बिल्कुल माफ़ कर दी थी, बिल्कुल 100% समा कर दी थी। उस वजह से क्या हुआ कि कई सारे लोग ऐसे भी पाए गए, इवन 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक साथ 42 सब्जेक्ट में जो है आवेदन कर दिया। जितने सब्जेक्ट हैं सब में एमए, एमएससी, एमकॉम और जितनी डिग्रियां होती हैं वो सारी उन सब में नेट, ऐसा पॉसिबल कहीं नहीं है। हाँ, ये होता है कि एक व्यक्ति 3-4 विषय में एमए होता है, जैसे कई बार किसी के बीए में राजनीति, इतिहास, भूगोल होते हैं, तो वो आगे जाके भूगोल, फिर बैठे बैठे क्या करें तो राजनीति, इतिहास में भी एमए कर लेता है। उसमें से 1 या 2 सब्जेक्ट में उसका नेट भी होता है, एक में नहीं होता है। तो ऐसी स्थितियां तो बहुत बार लिखी गई है। कुछ महान विद्वान अगर इस दुनिया में रहते हैं तो 5 सब्जेक्ट में कर लेते हैं, 2-3 में नेट भी शायद निकाल ली होगी, लेकिन 42 सब्जेक्ट में एमए और नेट निकालने में जिनकी कम पड़ जाएगी। तो ऐसे जो लोग हैं उनको रोकने के लिए ये कहा गया कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एमए कंप्लीट नहीं है तो आपने फॉर्म भर दिया, आप गुनहगार हो गए, ऐसा नहीं है। आपका नेट क्लियर नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया और आप गुनहगार हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि एमए में आप एडमिशन नहीं ले लिया है और आपने वो फॉर्म भर दिया है तो नेट वाले में तो चल जाएगा, क्योंकि 2 साल आपको टाइम मिलता है वो एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए, लेकिन इसमें नहीं मिलता। इसका जो एक तरीके से लिखा तो ऐसे जाता है कि एमए 55% और बीए 45% और नेट होना चाहिए, लेकिन असली शर्त यही है कि बीए 45% होना चाहिए, एमए प्रीवियस ईयर आपका क्लियर होना चाहिए और नेट और एमए फाइनल ईयर के लिए आप जो है प्रयासरत होने चाहिए। यही इसकी योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे वो संस्कृत एजुकेशन हो या फिर अपनी जनरल नॉर्मल एजुकेशन हो। तो सीधी सी बात है कि न्यूनतम योग्यता का मतलब यही है कि आप एलिजिबल होने चाहिए उस विषय के अकॉर्डिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास नेट नहीं है तो आप उसके गुनहगार हो गए, बिल्कुल भी ऐसा तात्पर्य नहीं है। फिर बात है कि एमए फाइनल ईयर कब होनी चाहिए और नेट कब तक क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए यही लिखा जाता है कि साक्षात्कार का प्रथम दिवस, आप आरपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे संस्कृत एजुकेशन वाला या नॉर्मल एजुकेशन वाला, तो उसमें आप लिखा हुआ देखोगे, जैसे जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होते हैं उसमें तो ये लिखा जाता है कि आपके जो एग्ज़ाम है उस दिन तक के लिए जो है आपकी मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। आपकी जो बीएड वगैरह है या फर्स्ट ग्रेड के लिए एमए प्लस बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। और ये एक नियम भी होता है कि जिसमें इंटरव्यू होता है तो उसमें तो इंटरव्यू तक, और जिसमें इंटरव्यू नहीं होता केवल एग्जाम होता है जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उसके लिए शर्त ये होती है कि आपके एग्जाम तक आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो इसमें इंटरव्यू है एग्जाम के बाद में, तो इंटरव्यू का यहाँ मतलब ये है कि आपका एमए फाइनल ईयर और नेट जो है वो कब तक क्लियर होना चाहिए। सबसे जो सभी विषयों के साक्षात्कार है, जैसे कई बार क्या होता है कि 4 से 5 महीने चल जाता है, इस बार 6 से 8 महीने इंटरव्यू की प्रोसेस चलेगी, क्योंकि 2000 पोस्ट है तो इस पे 6000 से लगाकर 15-16 हज़ार अभ्यर्थी जो इंटरव्यू देंगे, तो 5-7 महीने का समय लगेगा। अब इस दौरान जैसे कोई एक विषय छोटा सब्जेक्ट है, जैसे उदाहरण से ले लें कोई एक विषय जैसे पंजाबी है या जीपीईएम है, तो उसका जो है क्योंकि कम पोस्ट है तो सबसे पहले सपोज करो कि अगस्त में उसके इंटरव्यू हो गए। अब दूसरा जो कोई हिंदी है या राजनीति है, इंग्लिश है, इतिहास है, भूगोल है, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं ज़्यादा पोस्ट वाले, उनका समझ लो कि दिसंबर या जनवरी में हो रहा है, तो आपकी अगस्त से जो है एलिजिबिलिटी मानी जाएगी या जनवरी फरवरी या दिसंबर से मानी जाएगी। तो इसीलिए इसका उत्तर यही है कि सभी विषयों के साक्षात्कार आरंभ होने से पहले दिन
दिन इसका मतलब नहीं है, यानी कि जिस दिन आपके विषय का इंटरव्यू शुरू हो, ये जो दूसरी पंक्ति मैंने लिख रखी है कि उक्त विषय के साक्षात्कार आरंभ होने के प्रथम दिवस तक, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, जैसे कोई इतिहास विषय के अभ्यर्थी है तो इतिहास विषय के इंटरव्यू सपोज करो कि 10 दिन चल रहे हैं, कब से कब तक चल रहे हैं, ये 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चल रहे हैं, उदाहरण स्वरूप मान रहे हैं, मैं आपको ऐसा कोई एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट नहीं बता रहा, तो 20 से 30 तक चल रहे हैं। अब उसमें अगर ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन अगर आरपीएससी लेगी जिस दिन आपको बुलाया जाए, तो सपोज करो कि 25 दिसंबर को किसी के एमए का रिजल्ट आ गया या किसी के नेट का आ गया, हालांकि उन दिनों नहीं आता है, उदाहरण से समझ रहे हैं, तो फिर जो 25 से पहले वाले थे वो बेचारे, उनका क्या कसूर है, उनका क्या गुनाह है, वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे बिना किसी वो कहते हैं ना कि एक परेशान हो जाएंगे बिना किसी गलती के, और 25 के बाद होगा वो अपने आप लाभ की स्थिति में आ जाएंगे कि उनकी किस्मत ऐसी कि वो टाइम पे रिजल्ट आ गया। इसीलिए आरपीएससी ने और अपने जो गवर्नमेंट है उन्होंने निर्धारित यही किया है कि जो विषय है उस विषय का जो पहला दिन है, मतलब टोटल इंटरव्यू नहीं जो 5-7 महीने चल जाए उसके पहले दिन तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि किसी के तो नेट का रिजल्ट जल्दी और किसी के लेट ऐसे नहीं आता, सभी विषयों का साथ आता है, तो जो पहले जिसका हो गया तो वो तो घाटे में रह जाएंगे और जिनका बाद में इंटरव्यू बड़े सब्जेक्ट है वो फायदे में रह जाएंगे। तो इसीलिए इसमें निर्धारित यही किया गया कि आपका जो विषय है उस विषय के जो 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसके पहले दिन तक आपका क्लियर होना चाहिए। भले ही आपका इंटरव्यू भले ही 20 तारीख को है और इंटरव्यू स्टार्ट आपके विषय के 10 तारीख को हो रहे हैं और आपका भले 15 को है, 13 को है, 20 को है, 22 को है, जब भी आपका है वो दिन निर्धारित नहीं होगा। आपके सब्जेक्ट के इंटरव्यू किस दिन हुए हैं और किस दिन निर्धारित हुए हैं या किस दिन स्टार्ट हुए, भले ही आपका अंतिम दिन हो, लेकिन सब्जेक्ट के जिस दिन से स्टार्ट हुए उस दिन के दिन आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। अब आपके पास हुई ना हुई इसका क्या तात्पर्य है, तो वो ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो उसमें डेट लिखी होती है कि रिजल्ट की डेट कौन सी है, ऑनलाइन भी चेक होता है, तो उससे पता चल जाएगा कि उस दिन रिजल्ट जो है आपका आया था कि नहीं आया था, और आया था तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी हुई कि नहीं हुई। जैसे जेआरएफ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नेट की ज़रूरत है, और एमए में भी आपका फर्स्ट डिवीज़न कोई ज़रूरी नहीं है, 50 से 55% होने चाहिए, अनरिजर्व के 55 है और रिजर्व के 50 है, तो वो आपके हुए कि नहीं हुए, और नेट आपका मिनिमम जो अंक है उससे कट ऑफ से ऊपर आपका हुआ कि नहीं हुआ, ये दो चीज़ें देखेंगे। किस दिन तक के लिए देखेंगे, जिस दिन आपके सब्जेक्ट के इंटरव्यू स्टार्ट हुए, भले जैसे आपका जेड भी नेम आता है और आपका बाद में है, भले आपके रोल नंबर बाद आते हैं तो आपका बाद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके विषय के इंटरव्यू स्टार्ट हुए उस दिन आपकी योग्यता होनी चाहिए, वो है तो आप आगे जो है कंटिन्यू किए जाओगे, और वो नहीं है तो फिर आप सीधे सीधे बाहर हो जाओगे। तो और संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस द्वंद्व में हैं कि सर हमारे इंटरव्यू कब तक होंगे, तो देखिए सितंबर लास्ट अक्टूबर स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सीधी सी बात है कि आगे आपके जनवरी तक का टाइम तो उसमें जाएगा, दिसंबर जनवरी तक का, और तब तक एक नेट का एग्ज़ाम और हो जाएगा। अब देखिए नेट परीक्षा परिणाम कब तक आता है, तो अभी जो नेट की नई डेट घोषित हो रखी है वो ये है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर है। एक बार आप चेक और कर लेना, मुझे जहाँ तक पता है 21 अगस्त से 4 सितंबर है, यानी कि अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर का फर्स्ट वीक। अब नेट के जो रिजल्ट आने में टाइम लगता है वो अमूमन 1 से 1.5 महीना लगता है, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन 1 महीना ऑन एन एवरेज आप मान लो, कभी 5-7 दिन ऊपर हो जाते हैं और कभी 5-7 दिन, हालांकि कम तो नहीं होते, ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन इतना टाइम लगता है। तो देखिए सितंबर का फर्स्ट वीक तक जो है वो इनके एग्ज़ाम होंगे नेट वाले, तो सीधा सा हिसाब आप ये लगाओ कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है जाएगा। तो जिनका नेट क्लियर नहीं है तो वो भगवान से यही प्रार्थना करें, हालांकि अपने इंटरव्यू की तैयारी रखें, तैयारी में आप भगवान के भरोसे नहीं रहें, लेकिन आपके इंटरव्यू की डेट कब तक आएगी, कब तक आपके विषय का पहला इंटरव्यू होगा, पहला इंटरव्यू का दिन होगा, वो आपके तब तक होना चाहिए कि अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद में, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद में ही नेट के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। हालांकि इस बार थोड़ा सा फास्ट भी एनटीए हो सकता है, क्योंकि वापस फिर दिसंबर के लिए भी फॉर्म फिल करवाने हैं, उनके भी एडिट का टाइम देना है, उनके भी फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ होंगे, तो फिर अगर ज़्यादा लेट हो गया तो उसमें थोड़ा श्रिंक करना पड़ेगा। इसीलिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं मानता हूँ कि नेट के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक या उसके बाद जिनके इंटरव्यू है वो अच्छी स्थिति में होंगे अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो। बाकी एमए के तो मोस्टली जुलाई अगस्त तक आ ही जाते हैं जहाँ तक मुझे पता, और आ भी गए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के। तो
तो मैं मानता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल गए होंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपके अच्छे अंक 100 बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ है तो मेरे साथी जो सहायक आचार्य व्याख्याता वगैरह उनसे पूछकर मैंने एक वीडियो बताई दी है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर आप लिखें उस प्रश्न को और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई कर पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।